गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाक कक्षा 11 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में हम पढ़ेंगे आज प्रकृति का वर्णन और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन पढ़ रहे हैं। गंगा नदी के किनारे जो स्थित पूर्व के वीडियो में आपने बालू रेत के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार आज के इस वीडियो में अपन पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत। संकेत में आपको लिखना है, जैसे शुरू के दो शब्द सिकता सलील, सिकता ऐसे रिक्त स्थान लगाते हुए लवोपल, लवोपल जी, और उसके बाद में संदर्भ व्याख्या प्रसंग सब आ जाएंगे। ध्यान दीजिए। सिकता सलील समीर सदा से, सिकता सलील समीर सदा से, सने पास में बंदे समुज्वले, अनिल पिघल कर सलील, सलील ज्यों गति दरवै, खो बन गया लवोपल। प्रस्तुत कवितांश कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य कृति से संकलित है। फिर आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गंगा नदी के तट पर स्थित वायु, जल और वहाँ स्थित जो बालू रेत है उसका वर्णन किया गया है। बालू, जल और वायु, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे। देखिए, सिकता, सिकता रेत को कहते हैं। जो बालू रेत होती है उसको कहा जाता है रेत। और सलील का अर्थ है जल। जो कठिन मीनिंग आप देख लीजिए, और यहाँ कोई कठिन नहीं, एकदम सरल भाषा। इसीलिए तो प्रसाद गुण है वायु, यानी प्रसाद गुण कहाँ होता है, आपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए कि काव्य का अर्थ जब पाठक को पढ़ते ही समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। बहुत ही सरल अर्थ होता है, जब पढ़ते ही समझ में आ जाता है तो वहाँ प्रसाद गुण पाया जाता है। काव्य में गुण का होना भी जरूरी है। इसी प्रकार सदा का अर्थ है हमेशा, हमेशा यानी रोजाना। ठीक। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम पास यानी प्रेम बंधन, प्रेम बंधन। पास का अर्थ होता है बंधन जी, प्रेम बंधन। बंदे समुज्वल यानी उज्ज्वल प्रकाशित। अनिल कहते हैं वायु को, और पिघल कर, जैसे मानो पिघल कर सलील, और सलील का अर्थ जल है, फिर इसमें जल आ गया। दरवै ठोस के लिए कहा गया है, और लवोपल कहा गया है हिमखंड यानी बर्फ के टुकड़े, हिमखंड जिसको टुकड़ों में बताया जाता है। प्रस्तुत कवितांश से कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। अभी मैं क्रमशः आपको इसकी व्याख्या समझाने जा रहा हूँ कि सिकता सलील समीर सदा से, सने पास में बंदे समुज्वले, अनिल पिघल कर सलील, सलील ज्यों गति दरवै, खो बन गया लवोपल। प्रस्तुत कवितांश कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य कृति से संकलित है तथा हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग फर्स्ट से संकलित है। फिर आप प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि गंगा नदी के तट पर बालू, रेत, जल और वायु के सम्मिश्रण का वर्णन कर रहे हैं। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने जाता है तो उस समय गंगा नदी के किनारे मानो ऐसा लगता है कि मानो बालू जल में परिवर्तित हो गया है। रेत यानी सिकता सलील समीर सदा। कवि कहना चाहता है कि संध्या के समय गंगा तट अर्थात गंगा नदी के किनारे, गंगा तट पर जो स्थित बालू रेत है, बालू रेत, उस समय मानो ऐसा लगता है कि बालू जल में परिवर्तित हो गया। सिकता सलील, सिकता सलील। संध्या के समय
जब सूर्यास्त हो रहा है तो गंगा नदी के तट पर स्थित बालू रेत मानो जल में परिवर्तित हो गई है। अच्छा, बालू जल में परिवर्तित हो गई है और समीर सदा यानी सिकता सलील समीर सदा से बालू जल में परिवर्तित हो गई है और जल वायु में, समीर मानी वायु, बालू जल में परिवर्तित हो गई है। यहाँ परिवर्तन का ही वर्णन अपन कर रहे हैं। संध्या के समय जो परिवर्तन होता है प्रकृति में, उसी का साक्षात वर्णन कवि ने किया है कि क्योंकि कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि माने जाते हैं। संध्या के समय गंगा नदी के तट पर स्थित जो रेत है, बालू रेत है, वो मानो जल में परिवर्तित हो गई है तथा बाल या जल है वह वायु में परिवर्तित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो बालू रेत जल में परिवर्तित हो गई है और जल वायु के रूप में, और ये तीनों ही कौन, जल यानी बालू, जल और वायु, और ये तीनों यथार्थ बालू रेत जल और वायु मानो सदैव ही प्रेम के, सदा से मानो हमेशा से ही सने पास प्रेम के बंधन में बंधे हुए शोभायमान लग रही हैं। मानो प्रेम के बंधन में बंध कर तट को समुज्वल अर्थात प्रकाशित कर रहे हैं। इन दोनों पंक्तियों का देखिए, कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि गंगा नदी के तट पर स्थित बालू रेत उस समय मानो जल में परिवर्तित हो गई है तथा गंगा का जल वायु में परिवर्तित होकर के ऐसा लगता है मानो हमेशा से ही मानो जल, बालू, जल और वायु तीनों मिलकर के सनेबास प्रेम रूपी बंधन में बंधे हुए मानो गंगा जल को प्रकाशित कर रहे हैं, उसी तट को प्रकाशित कर रहे हैं, गंगा के तट को प्रकाशित कर रहे हैं। फिर देखिए, अनिल पिघल कर सलील, और उसमें वायु मानो पिघल करके जल बन गया है। जहाँ वायु पिघल कर जल और जल पिघल कर अपनी गति को खोकर बर्फ के टुकड़ों जैसे किनारे पर तथा आसपास बिखरे हुए हैं। अनिल पिघल कर सलील मानो उसमें वायु पिघल कर जल और जल पिघल कर ठोस द्रव्य के रूप में, मानो टुकड़ों के रूप में हिमखंड यानी बर्फ के टुकड़ों के रूप में गंगा नदी के तट पर बिखर गया है, यानी इधर उधर आसपास बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा है। उस समय सफ़ेद बादल यानी मानो श्वेत बादल के रूप में अनिल के संयोग से, थाल वायु के संयोग से बालू को हिमखंड में बदल दिया गया है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का साक्षात वर्णन करवाया है कि अनिल पिघल कर सलील, सलील ज्यों गति द्रव्य खो बन गया लवोपल, मानो उसमें वायु पिघल करके जल और जल पिघल करके मानो द्रव्य के रूप में, ठोस द्रव्य के रूप में, टुकड़ों के रूप में गंगा के तट पर हिमखंड के रूप में बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा है, जो श्वेत बादलों के प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार कहा गया है कि शीत के आधिक्य से यानी ठंड के कारण मानो गंगा का जल बर्फ के टुकड़ों में इधर उधर बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार संक्षिप्त आप भावार्थ देखिए, इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत कवितांश कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतरा भाग फर्स्ट से संकलित है तथा उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक कविता से संकलित। प्रस्तुत कवितांश में गंगा तट पर स्थित बालू, जल और वायु का मिश्रण और उसमें होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि गंगा तट पर स्थित बालू रेत जो जल में परिवर्तित हो गई है तथा जल वायु में परिवर्तित होकर के ऐसा लग रहा है जैसे मानो हमेशा से मानो तीनों बालू, जल और वायु तीनों मिलकर के मानो सने बंधन में, प्रेम रूपी बंधन में बंद करके गंगा के तट को प्रकाशित कर रहे हैं। साथ ही वायु पिघल कर सलील, और वायु मानो पिघल करके जल का आकार ले चुकी है और जल ज्यों गति, और जल की गति द्रव्य के रूप में यानी ठोस द्रव्य के रूप में अर्थात बर्फ के टुकड़ों के रूप में लवोपल खो बन गया। जो जल है अपना वास्तविक स्वरूप खो करके मानो
ठोस द्रव्य के रूप में हिमखंड यानी बर्फ के टुकड़ों जैसा इधर उधर बिखरा हुआ प्रतीत होता है, जो शीत के कारण मानो बर्फ के टुकड़ों में बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा है, जो शोभायमान लग रहा है। विशेष प्रस्तुत कवितांश की भाषा सहज, सरल एवं तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। इसमें प्राकृतिक दृश्यावली का जीवंत वर्णन किया गया है। फिर देखिए सिकता, सलील, समीर, सदा, इसमें सवर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ ही देखिए आप इसमें दर व खो, ज्यों गति दर व खो बन गया लोपल, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए, जो अंतिम पंक्ति है ज्यों शब्द आया न, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो आप जो विशेषताएं लिखते हैं ना, इसमें विशेषताओं में आपको जैसे प्रथम पंक्ति है कि सिकता, सलील, समीर, सदा से, इसमें सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ज्यों गति दर व खो बन गया लवोपल, और अंतिम पंक्ति में जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। समस्त पद में जैसे प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, और खड़ी बोली तत्सम प्रधान युक्त सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।